तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिस्टर जाओ अपने स्पीयर को लेकर ब्लैक विंड पर अटैक करने गए थे और अब हम देखते हैं कि वो स्पीयर ब्लैक विंड की छाती के आर पार हो जाती है। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि जैसे ब्लैक विंड इंजर्ड हो गई है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टे मिस्टर जाओ इंजर्ड हो जाते हैं और उनका स्पीयर टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी मौके का फायदा उठाकर ब्लैक विंड उन पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन शुआन का स्वॉर्ड उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। अगले ही पल हुजी और शुआन दोनों भागते हुए आते हैं और सेक्ट लीडर मिस्टर जाओ को इंजर्ड देखकर खुद ब्लैक विंड से फाइट करने लगते हैं। हुजी बिना हथियार के लड़ता है, जबकि शुआन अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है। कुछ ही सेकंड में हुजी इंजर्ड होकर जमीन पर गिर जाता है और अब शुआन अकेले उससे फाइट करता है। तभी इसी बीच उस पर ब्लैक स्मोक का अटैक होता है, जिससे उसे विजन आता है कि वो एक अलग ही दुनिया में है, जहाँ उसी का हमशक्ल एक डीमन भी है। और तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उसे इंजर्ड देखकर हुजी एक बार फिर से फाइट करने आ जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मिस टोंग को देखते हैं, जो सभी लोगों को सेफली शहर से बाहर पहुंचाने के बाद वापस ब्लैक विंड से फाइट करने के लिए निकल पड़ती है। उधर हुजी शुआन का स्वॉर्ड लेकर ब्लैक विंड पर अटैक करने जाता है, जिसे वो अपने ब्लैक स्मोक से रोक देती है और फिर उसे अपनी उंगलियों पर नचाने लगती है। धीरे धीरे हुजी खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर तभी ब्लैक विंड उसके आसपास चक्कर काटते हुए अचानक से उसके ऊपर ही अटैक कर देती है और वो घायल होकर गिर जाता है। तभी ब्लैक विंड को विजन आता है कि वो इंसानों के दिल के अंदर झांक कर देखती है, जहाँ लालच और डर भरा हुआ था। अचानक सामने खड़ा एक छोटा सा बच्चा उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसका विजन टूट जाता है और वो रियल में हुजी उस पर अटैक कर देता है। फिर उसके गायब होते ही वो शुआन को होश में लाता है, लेकिन शातिर ब्लैक विंड शुआन पर अटैक करने जाती है, जिसे बचाने में हुजी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। इससे पहले कि शुआन ब्लैक विंड पर अटैक करता, वो उसके हाथ को ब्लैक स्मोक से सीज कर देती है। ये देखकर मिस्टर जाओ हिम्मत जुटाकर एक बार फिर उस पर अटैक करते हैं, जिससे वो खुद को बचा लेती है और फिर एक ही झटके में वहाँ मौजूद सभी लोगों को ढेर कर देती है। इसके बाद वो मिस्टर जाओ को मारने के लिए अपने ब्लैक स्मोक स्पेल को रेडी कर ही रही होती है कि तभी वहाँ टोंग पहुँच जाती है। उसे देखकर उसके फादर को उसकी फिक्र होने लगती है, लेकिन टोंग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ब्लैक विंड से फाइट करती है और फाइनली अपने स्पेयर का अगला हिस्सा उसकी छाती के आर पार कर देती है। टोंग के अंदर यान लिन शॉन एनर्जी था, इसलिए उसका वॉर ब्लैक विंड की जान ले लेता है और उसका खेल खत्म होते ही सभी लोग होश में आ जाते हैं। टोंग अपनी माँ की मौत का बदला लेकर बहुत ही खुश होती है। फिर अपने फादर के पास जाती है, जो उसे बताते हैं कि मुझे पता था तुम छुपकर मार्शल आर्ट सीखती हो, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण तुम्हें हमेशा रोका, पर आज मुझे खुशी है कि मेरी बेटी ने हमारे सेक्ट का नाम रोशन कर दिया। ये कहकर वो हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शुआन एंड ग्रेटेस्ट मास्टर हुजी को ट्रीटमेंट के लिए यमे फेरी के पास ले जाते हैं, जो अपने मैजिकल वेपन से उसके डेमोनिक ऑरा को ब्रेक करके रेड पर्ल निकाल लेती है। इस प्रोसेस के दौरान हुजी को अपने बचपन का सपना याद आता है, जिसमें वो अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ उसकी सेफ्टी के लिए अपना टाइगर डीमन पावर उसकी बॉडी में डाल देती है, ताकि उसके मरने के बाद भी वो अपनी जिंदगी आराम से जी सके। ये सपना देखते देखते हुजी नींद में ही अपनी माँ को पुकारने लगता है। नेक्स्ट सीन में पोलोन स्टेट को दिखाया जाता है, जहाँ सारे गाँव वाले अपना घर छोड़कर कहीं और जा रहे होते हैं। चीफ के पूछने पर उसकी बेटी बताती है कि रेड पर्ल अब तक नहीं आया है, इसलिए लोग डरकर यहाँ से जा रहे हैं ताकि उन पर डीमन का अटैक न हो जाए। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं कि इससे पहले फॉर्मेशन गिर जाए, तुम जल्दी से जाकर रेड पर्ल लाने में अपने भाई की हेल्प करो। ऑर्डर मिलते ही आरान अपने साथ कुछ सोल्जर्स को लेकर पर्ल लाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में कुछ डाकू उन्हें पकड़ने के लिए उन पर जाल फेंकते हैं, पर वो बिजली की स्पीड से न सिर्फ जाल काट देती है, बल्कि अपने स्वॉर्ड से एक ही वॉर में सबको ठिकाने लगाकर आगे बढ़ जाती है। इधर जाओ मेंशन में शोक का माहौल था। टोंग अपने फादर के अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रही होती है, तभी एक बंदा आकर उनकी शव यात्रा को रोक देता है। टोंग उससे पूछती है कि वो कौन है और चाहता क्या है, जिस पर वो कहता है कि वो व्यू फैमिली का डिसेंडेंट है, जो इतने सालों से अपनी फैमिली के साथ हुए नाइंसाफी का बदला लेने आया है। वो बताता है कि 500 साल पहले जब डीमंस को मारकर जाओ फैमिली ने अपनी रेपुटेशन बनाई थी, उस वक्त व्यू फैमिली ने भी वैली बैटल में हिस्सा लिया था, पर तुम्हारे एंसेस्टर जाव लिंग्यान की वजह से मेरे एंसेस्टर व्यू म्यू की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से हमारा पूरा परिवार अब तक गुमनामी में जीता रहा। लेकिन आज तुम्हारे फादर की मौत के बाद तुम्हारा जाओ परिवार भी हमेशा के लिए मिट जाएगा। ये कहते हुए जाओ फैमिली के नेम प्लेट को अपने पैर से ठोकर मार देता है, जिसे देखकर टोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत उसे फाइट करने लगती है। लेकिन वो बंदा बहुत ही फुर्तीला और शातिर था। वो टोंग को भी फाइट में कड़ी टक्कर देता है और साथ ही वहाँ मौजूद सभी लोगों को पॉइजनस सिल्क वर्म से इन्फेक्ट कर देता है, जिससे थोड़ी ही देर में वो सब मरने वाले होते हैं। ये देखकर टोंग उससे कहती है कि तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, फिर इन बेचारों को क्यों
मार रहे हो? तब वो कहता है कि अगर तुम इन्हें बचाना चाहती हो तो अपने घुटनों के बल पर गिरकर मुझसे और मेरे एंसेस्टर से माफी मांगो और कहो कि तुम्हारी जाओ फैमिली मक्कार और धोखेबाज है। अपने लोगों की जान बचाने की खातिर टोंग ने चाहते हुए भी उसकी बात मान लेती है। तब तक वो उन सब के लिए एंटीडोट देकर वहाँ से चला जाता है, जिससे उन सब की जान बच जाती है। लेकिन टोंग को अपने एंसेस्टर्स का अपमान बर्दाश्त नहीं होता और वो कसम खाती है कि जब तक वो उस बंदे से अपने और अपने परिवार के अपमान का बदला नहीं लेगी वो चैन से नहीं बैठेगी। अब यहाँ सीन शिफ्ट होकर वापस से हूजी पर चला जाता है, जिससे अब तक होश नहीं आया था। ग्रेटेस्ट मास्टर फेरी से उसे होश में लाने को कहते हैं, जिस पर वो कहती है कि उसे मौत से बचाने के लिए वर्चुअल वर्ल्ड से वापस लाना होगा। अगर वो वर्चुअल वर्ल्ड से नहीं लौटा तो कभी नहीं जागेगा। अब ये काम सिर्फ शुआन ही कर सकता था, इसलिए शुआन और हूजी दोनों को एक दूसरे के आमने सामने बैठा दिया जाता है। फेरी शुआन से कहती है कि वर्चुअल वर्ल्ड में वो अपने स्पिरिट एसेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना बैकफायर हो सकता है। शुआन की स्पिरिट उसकी बॉडी से निकलकर वर्चुअल वर्ल्ड में आ जाती है, जहाँ उसे हूजी का बचपन दिखाई देता है। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर बचपन में वो उसे नहीं पहचानता था, इसलिए इनकार कर देता है। तब शुआन उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है, पर हूजी के चारों तरफ एक इनविजिबल शील्ड बनी थी, जिसे तोड़कर शुआन अंदर नहीं जा पाता। तब वो अपने एसेंस स्पिरिट का यूज करता है, जिससे उसे थोड़ी इंजरी हो जाती है। फिर वो एक दूसरे रिलम में पहुंचता है, जहां हूजी जमीन पर बेहोश पड़ा था। वो उसे अपने कंधे पर लाद कर वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर ले आता है। इस प्रोसेस में हूजी का सिल्वर टेल भी उसकी बॉडी से निकल जाता है। तभी वहाँ शुआन की सिस्टर यारिन पहुँच जाती है और उसे बताती है कि वो इस रेड पर्ल के लिए आई है, जिसके बाद शुआन उसे पर्ल दे देता है। पर तभी उसकी नजर हूजी की टाइगर टेल पर पड़ जाती है और उसे लगता है कि शायद इसी डीमन की वजह से उसके भाई को पहुंचने में देर हो रही है। ये सोचकर वह तुरंत उसे मारने के लिए अपना स्वॉर्ड उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन शुआन हूजी को बचा लेता है। जिस पर यारिन हैरानी से कहती है कि एक डीमन किलर होकर तुम डीमन को बचाने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर शुआन कहता है ये कोई डीमन नहीं है, बल्कि इसने डीमन को मारने में हमारी हेल्प की थी। पर फिर भी यारिन को विश्वास नहीं होता और कहती है कि फिलहाल तो मुझे पर्ल लेकर जाना है, ऐसे डीमन से बाद में निपट लेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही हूजी धीरे धीरे होश में आ जाता है। तब ग्रेटेस्ट मास्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें शुआन को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। ये सुनकर हूजी खामोश हो जाता है। तभी फेरी येमी उससे पूछती है कि अब तो तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई होगी, इसीलिए क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारी बॉडी में टाइगर टेल किसने डाला था? लेकिन हूजी झूठ कह देता है कि उसे कुछ याद नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि उसकी माँ एक डीमन थी और वो एक डीमन का बेटा है। साथ ही उसे ये भी याद था कि उसे उसकी मॉम पर हमला करने वाले वेयरवुल्फ के पास से उसे रॉयल सेल मिला था, यानी उनका कनेक्शन कहीं न कहीं राज दरबार से था। इसलिए वो ग्रेटेस्ट मास्टर के साथ कैपिटल जाने की इच्छा जाहिर करता है और वो ये सुनकर खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम शुआन को कबूतर के थ्रू किसी को मैसेज भेजते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद हूजी शुआन के लिए बढ़िया सूप बनाकर लाता है, लेकिन शुआन सूप पीने से इनकार कर देता है। ये देखकर ग्रेटेस्ट मास्टर उस सूप को पीने के लिए आगे बढ़ते हैं। हूजी उन्हें मना करता है कि ये आपके लिए नहीं है, पर वो नहीं मानते और कहता है कि मुझे गर्मा गर्म सूप बहुत पसंद है। ये कहकर वो पूरा सूप पी जाते हैं, लेकिन सूप पीते ही उसकी नाक से खून बहने लगता है, जिसे देखकर ग्रेटेस्ट मास्टर उससे नाराज हो जाते हैं। जिस पर हूजी कहता है कि मैंने आपसे पहले ही मना किया था कि वो आपके लिए नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। नेक्स्ट सीन में टोंग अपने फादर की ग्रेव के पास बैठी आज के इंसिडेंट्स पर रो रही होती है। वो उनसे प्रॉमिस करती है कि वो बहुत जल्द जाओ फैमिली के अपमान का बदला लेकर रहेगी। और अगले दिन जब वो अपने मिशन पर निकलने वाली होती है तो उसी समय उसके अंकल और बाबाओं टाउन के लोग वहाँ आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो लोग कहते हैं कि जाओ फैमिली ने हमेशा बाबाओ टाउन की रक्षा की है, इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपकी जगह हम उस दुश्मन को सबक सिखाएंगे। इस पर वो कहती है कि जाओ परिवार के डिसेंडेंट होने के नाते मैं खुद अपने परिवार का बदला लूंगी, बस आप लोग मेरे पीछे अपना और बाबाओ टाउन का ध्यान रखना। जिस पर वो लोग मान जाते हैं और टोंग खुशी खुशी जाने की तैयारी करती है। तभी इतने में हूजी और शुआन उससे मिलने आते हैं और उसे सफर की तैयारी करते देख पूछते हैं कि वो कहाँ जा रही है। तब वो बताती है कि वो कैपिटल जाकर सॉर्सेरर्स एग्जाम देना चाहती है, ताकि तियांग ज्ञान हॉल में जाओ परिवार का खोया हुआ
पोस्ट वापस पा सके। ये सुनकर हुजी खुश हो जाता है और कहता है कि वो इस एग्जाम में उसका साथ देगा। शुआन भी उसकी हेल्प करने का वादा करता है और इस तरह तीनों कैपिटल के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उन्हें फेरी यमई मिलती है जो टोंग को एक वेपन देती है। कहती है कि ये तुम्हारे पेरेंट्स का था जो मैंने जोड़कर एक कर दिया है, अब तुम इसकी मालिक हो। टोंग उस वेपन को देखकर इमोशनल हो जाती है। अब फेरी हुजी से कहती है कि पूर्वा वेपन ने तुम्हारी बॉडी में डेमोनिक ऑरा को सप्रेस करके रखा है, उसे अपनी बॉडी से कभी मत निकालना वरना तुम्हारी मौत भी हो सकती है। ये कहकर फेरी वहाँ से चली जाती है और वो तीनों फाइनली फुलोंग कैपिटल पहुँच जाते हैं। बाजार से गुजरते हुए हुजी को भूख लग जाती है, इसलिए वो कुछ खाने की चीजें खरीदता है। लेकिन जैसे ही वो लोग कुछ दूर निकलते हैं उन्हें एक जगह भीड़ दिखाई देती है जहाँ एक आदमी सबको निशाना लगाने का चैलेंज दे रहा था। खूब ऊंचाई पर रखे हुए एक कैनिस्टर को 3 अटेम्प्ट में गिराने पर कीमती जेट्री नाम में मिलने वाला था। जब सब लोग उसके स्कैम्स में फंसकर अपना पैसा गवा देते हैं तभी फाइनली हुजी कैनिस्टर को गिराकर चैलेंज को पूरा कर देता है और जब उससे इनाम मांगता है तो वो बंदा घुटनों के बल गिर जाता है और रोते हुए कहता है कि वो जेट्री उसके एंसेस्टर्स की है जिसे घर वालों से पूछे बिना ही उसने दाव पर लगा दिया था। हुजी उसे इस शर्त पर माफ करता है कि वो आइंदा से लोगों के साथ ऐसा स्कैम नहीं करेगा और जितने लोगों के पैसे ले चुका है उन्हें लौटा देगा। ये सुनकर वो बंदा मान जाता है और सब लोग हुजी की तारीफ करते हैं। इसके बाद वो तीनों एक होटल में खाना खाने जाते हैं जहाँ कुछ लोग एक बंदे को मारने के लिए दौड़ते हैं। हुजी और टोंग उसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं पर तभी वो लोग कहते हैं कि इसने हमारे मालिक को इलाज के नाम पर ईंट फेंक कर मारा जिससे उनकी तबीयत और भी खराब हो गई। कुछ और लोग भी यही शिकायत लेकर आते हैं। अब हुजी को लगता है कि ये बंदा सचमुच कसूरवार है, पर इससे पहले कि वो कुछ करता 2 एल्डर वहाँ आ जाते हैं जिनका इलाज उस ईंट वाले डॉक्टर ने किया था। वो दोनों उसकी ट्रीटमेंट से बहुत खुश थे क्योंकि उनकी बीमारी ठीक हो चुकी थी। अब सारी गलतफहमी दूर हो चुकी थी, इसलिए सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और वो मिरेकल डॉक्टर इन तीनों को अपने बारे में बताता है। भले ही उसने कोई मेडिकल साइंस नहीं पढ़ा है लेकिन वो ईंट से सबका इलाज कर सकता है, पर लोगों को उसके टैलेंट की कदर नहीं है। इसलिए अब वो कैपिटल में होने वाले सॉर्सेरर्स एग्जाम देना चाहता है ताकि उसकी पहचान बने। फिलहाल वो गुजारी के लिए रोमांटिक नॉवेल्स लिखता है जिसका हीरो शुआन था। यह सुनकर हुजी को हंसी आ जाती है और वो उसका इंट्रोडक्शन उसकी स्टोरी के मेन कैरेक्टर शुआन से कराता है। शुआन को सामने देखकर उसकी बत्ती गुल हो जाती है। वो तुरंत उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैंने रोजी रोटी के लिए आपके नाम का गलत इस्तेमाल किया, आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा। ये कहकर वो भी इन तीनों के साथ त्यांग यांग हॉल की तरफ चलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें जैंग मिलता है जिसे 3 सिस्टर्स पीट रही होती हैं। हुजी जैंग को पहचान लेता है और उन लड़कियों से पूछता है कि वो उसे क्यों मार रही थी। तब वो तीनों बताती है कि वो लोग सॉर्सेरर्स एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने जा रही थी लेकिन वो बंदा उन्हें टफ कॉम्पिटिटर लग रहा था, इसलिए वो लोग उसे मार रही थी। इस पर हुजी उन्हें समझाता है कि ये कंपटीशन सबके लिए ओपन है जहां सबको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, किसी को मारने से कंपटीशन हल्का नहीं हो जाएगा। सब उसकी बात से एग्री हो जाती हैं और तभी उनकी नजर शुआन पर पड़ती है। वो लोग उसके हैंडसम लुक पर लट्टू हो जाती है। तभी वहाँ से एक पालकी गुजरती है जिसको ढोने वाले मजदूर आवाज लगाते जाते हैं कि मास्टर चेंग जीनियन सॉर्सेरर कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इतने में अंदर बैठा बंदा पालकी का पर्दा उठाकर केले का छिलका रास्ते में टपका देता है। हुजी के पूछने पर लिंगो से बताता है कि ये चेंग जीनियन है जो सारा दिन बस लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता रहता है, बस अपने बाप की कनेक्शन की वजह से इस कंपटीशन तक पहुंचा है, पर मार्शल आर्ट का मौ भी नहीं जानता। इस पर हुजी कहता है कि अगर उसने मुझसे उलझने की कोशिश की या फिर से ऐसा कचरा फैलाया तो उसका तो मुंह तोड़ दूंगा। ये सुनकर शुआन उसे समझाता है कि तुम यहाँ नए हो इसलिए किसी से पंगा मत लेना और खास कर मेरे नाम पर तो बिल्कुल भी नहीं, वरना अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ एक खूबसूरत वेट्रेस को देखकर जीनियन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। जब लड़की उसका विरोध करती है तो वो उस पर अपने ट्रेजर की चोरी का इल्जाम लगा देता है और तलाशी लेने के बहाने उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर एक शरीफ आदमी अपनी स्वॉर्ड से जीनियन को रोक देता है और उसे दिन दहाड़े एक लड़की को छेड़ने के लिए डांटता है, जिस पर जीनियन कहता है कि अगर इसने मेरा ट्रेजर नहीं चुराया तो उसे खुद अपने पॉकेट में हाथ डालकर चेक करने को कहो। और जब वो ऐसा करती है तो उसके हाथ में उसका ट्रेजर आ जाता है। इसे देखकर जीनियन कहता है कि मैंने कहा था ना कि उसने चोरी की है, अब मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन तभी वहाँ हुजी और उसके साथी आ जाते हैं। हुजी लड़की से पूछता है कि क्या उसने वाकई में चोरी की है, जिस पर वह कहती है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, वो मुझे फंसा रहा है। ये सुनकर हुजी सब समझ जाता है। फिर जीनियन से कहता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा अभी पता चल जाएगा।
ये कहकर अपने पंपकिन को टेबल पर रख देता है और सबसे कहता है कि ये एक एंशिएंट ट्रेजर है जो सच और झूठ का पता लगा लेता है। इसे घुमाने पर ये झूठे इंसान की तरफ रुक जाएगा। ये कहकर वो गवाही के तौर पर शुआन और टोंग से भी पूछता है और वो सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तब वो जोर से उस पंपकिन को घुमाता है जिसकी डाली जिनियन की तरफ इशारा करते हुए रुक जाती है और होजी कहता है कि जिनियन झूठा है, लेकिन जिनियन उसकी बात से इनकार कर देता है और दोबारा उसे घुमाने को कहता है। एक बार फिर से पंपकिन घूमता है और इस बार भी उसी की तरफ रुकता है। आखिरकार जिनियन अपनी गलती मान ही लेता है और शाचा से कहता है कि उसने उसके साथ मजाक किया था और फिर तुरंत वहाँ से चला जाता है। टोंग को लगता है कि ये सचमुच में कोई ट्रेजर है, जिस पर होजी उसे बताता है कि ये सब बचपन का सीखा हुआ ट्रिक था। उसने जिनियन को टारगेट करके उतना ही फोर्स लगाया जितने फोर्स में वो उसके पास जाकर रुकता और इस तरह से उसने उस लड़की की हेल्प की। टोंग उससे इम्प्रेस हो जाती है और तभी रंग में भंग डालते हुए शुआन की बहन अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ पहुँच जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टोंग लिंगो के साथ यांग यांग हॉल की तरफ आती है जहाँ सोल्जर उसे रोक लेता है। तब वो उसे बताती है कि वो सॉर्सरर्स एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आई है और चीफ कमांडर शुआन से मिलना चाहती है। तभी वहाँ व्यू लिंडे आ जाता है जिसने उसके एंसेस्टर्स का अपमान किया था। वो यांग यांग हॉल में काम करता था। वो उसे देख कर कहता है कि जब तक मैं इस जगह पर हूँ तो मैं कभी अंदर कदम भी नहीं रखने दूंगा। एक बार फिर वो उसकी बेइज्जती करता है जिससे टोंग को गुस्सा आता है और वो उस पर हथियार उठाने वाली होती है, पर लिंगो उसे समझाकर वहाँ से ले जाता है। अब हम यांग हॉल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ होजी और शुआन खड़े थे। शुआन की सिस्टर सबको बताती है कि होजी एक डीमन है जिसके पास एक सिल्वर टेल है। ये सुनकर उसके फादर उस पर अपना स्पेल करते हैं जिससे उसके अंदर इम्प्लांटेड फुरबा वेपन बाहर आ जाता है और उसकी सिल्वर टेल सबको दिखाई देने लगती है। इसे देखकर सबको लगता है कि ये सचमुच डीमन है और सब लोग मिलकर तुरंत उसे मैजिक चेन से बांध देते हैं जिससे होजी को पेन होने लगता है। उसे इस तरह तकलीफ में देखकर शुआन सबसे कहता है कि ये कोई डीमन नहीं है, इसके अंदर डीमन एनर्जी डाली गई है। इसने तो ब्लड डीमन को मारकर रेड बुल लाने में हमारी हेल्प की थी, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता और तभी होजी उस चेन को तोड़ देता है। उसे देखकर शुआन के फादर उस पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी वहाँ यमई फेरी आ जाती है और सबसे कहती है कि होजी कोई डीमन नहीं है, बस इसके अंदर डीमन ऑरा डाली गई है जिसे सप्रेस करने के लिए मैंने फुरबा वेपन इसके अंदर प्लांट किया था। वो कहकर वो दोबारा उस वेपन को होजी की बॉडी में डालकर वहाँ से चली जाती है। यमई के जाने के बाद यारन अपने फादर को उकसाती है कि भले ही होजी डीमन ना हो पर शुआन ने रेड पल लाने में देर करके गाँव वालों की जान खतरे में डाल दिया था, जिसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। इस पर उसके फादर शुआन को 30 डंडे लगाने का ऑर्डर देते हैं। शुआन चुपचाप पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लेता है पर शुआन को डंडे खाते देखकर होजी से रहा नहीं जाता और वो विरोध करता है कि शुआन ने जानबूझकर देर नहीं किया। ब्लड डीमन और ब्लैक विंड के कारण टाइम लगा, पर कोई इसकी बात नहीं सुनता और उसे वहाँ से हटा दिया जाता है। इसके बाद शुआन को 3 दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है जहाँ उसे बचपन की एक घटना याद आती है जब एक हिरन को अपने बच्चे के साथ देखकर वो उसका शिकार नहीं कर पाता, जबकि उसकी बहन बिना किसी दया के साथ जानवरों का शिकार करती है। वो उसे कायर कहकर बुलाती है और अपने फादर से शिकायत करके उसे पनिशमेंट भी दिलाती है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ होजी शुआन को जेल से छुड़ाने के लिए जाता है, लेकिन शुआन उसे मना कर देता है क्योंकि जेल से भागने के बाद उसे और कड़ी सजा मिलती है। होजी उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता तो वो अपने स्टिक से ग्रेटेस्ट मास्टर को बुलाता है और उसे वहाँ से ले जाने को कहता है। सीन शिफ्ट होता है और शुआन की ग्रैंड मदर को दिखाया जाता है जो अपने बेटे यानी शुआन के फादर से बहुत नाराज थी क्योंकि उसने शुआन को न सिर्फ पब्लिकली डंडे लगवाए थे बल्कि उसे जेल में भी डाल दिया था, जिस पर वो कहता है कि उसने जो कुछ भी किया यांग यांग हॉल और अपने सेक्ट की भलाई के लिए किया। लेकिन ग्रैंडमा उसके जवाब से खुश नहीं होती और अपने पोते को छुड़ाने के लिए जेल में चली जाती है। जेल में पहले वो शुआन को अपने स्पेल से हील करती है, फिर उसे लेकर जैसे ही बाहर आती है सामने से शुआन का एक जासूस उन्हें बताता है कि कई सॉर्सरर्स गायब हो गए हैं जिनका कोई अता पता नहीं है कि वो जिंदा भी है या मर चुके। ये सुनकर ग्रैंडमा भी परेशान हो जाती है क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले एग्जाम में इसका गलत असर पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में शवा नाम की एक सॉर्सरर सारे पार्टिसिपेंट्स को यांग यांग हॉल और एग्जाम्स के रूल बताती है, जिसके मुताबिक यांग यांग हॉल के 3 पवेलियन थे, जिसमें से एक था विकिपीडिया कलेक्शन पवेलियन जिनमें दुनिया भर के सभी डीमन से कलेक्ट
किए गए ट्रेजर रखे थे और साथ ही उनसे जुड़ी सारी जानकारी भी थी। ये सुनने के बाद हुजी को अपनी माँ के बारे में जानने का आइडिया आता है। वो कलेक्शन पवेलियन की ओर जाने लगता है। रास्ते में उसकी मुलाकात लिंगो से होती है, जो उसे कहता है कि कलेक्शन पवेलियन के अंदर सॉर्सेरर्स के अलावा और कोई नहीं जा सकता, लेकिन मेरे पास अंदर जाने का आइडिया है। ये सुनकर हुजी उसे अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाता है और दोनों अंदर घुसते हैं, जहाँ लिंगो एक सॉर्सेरर के सर पर ईंट मारकर उसे बेहोश कर देता है और हुजी उसके कपड़े पहनकर पवेलियन के अंदर चला जाता है, जबकि लिंगो वहीं खड़ा उसके लौटने का इंतजार करने लगता है। अंदर जाकर हुजी एक बुक ढूंढ कर निकालता है जिसमें सभी डीमंस के बारे में लिखा हुआ था। वो जैसे ही 9 टेल वाले टाइगर डीमन के बारे में पढ़ने वाला होता है, तभी शुआन उसके हाथ से बुक छीन कर रख देता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए? अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो मुसीबत हो जाएगी। ये कहकर वो उसे लेकर बाहर निकल आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस शांचा हुजी के लिए कुछ पकवान बनाकर उसे देने के लिए जाती है और जैसे ही वो उसके रूम में लौट रही होती है, अचानक कोई उस पर अटैक कर देता है और उसे किडनैप करके ले जाता है। जब सभी पार्टिसिपेंट्स को उसकी खबर लगती है तो सब उसे ढूंढने लगते हैं। तब जिनयान हुजी पर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि मैंने मिस शांचा को उसके रूम में जाते देखा था और तभी से वो गायब है। हुजी कहता है कि वो खाना देकर चली गई थी। इस पर जिनयान सबको बहकाता है कि हुजी एक डीमन है, उसकी बात पर भरोसा मत करो। कल मेरे फादर ने अपनी आंखों से त्यांगयान हॉल में उसके सिल्वर टेल को देखा था। ये कहकर वो सबसे हुजी को पकड़ने के लिए कहते हैं और तभी वहाँ शुआन आ जाता है। वो सबसे कहता है कि खबरदार किसी ने हुजी को डीमन कहा तो उसके अंदर तो असल में डीमन ऑरा डाली गई थी और फिलहाल हमें सब भूल कर मिस शांचा को ढूंढना है। एक बार फिर से वो सब शांचा को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, लेकिन शांचा का पता नहीं चलता। तब शुआन सबको अपने अपने रूम में जाने को कहता है और तभी उसका जासूस उसे उन लोगों के नाम की लिस्ट लाकर देता है जो अब तक गायब हो चुके थे। शुआन देखता है कि उस लिस्ट में कोई भी आम आदमी नहीं था, वो सभी सॉर्सेरर्स थे जो एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले थे। वो उनसे कहता है कि ये काम किसी घोस्ट मार्केट का लगता है और उनके जाते ही हुजी शुआन से घोस्ट मार्केट के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे वापस उसके रूम में भेज देता है और चुपचाप उस लिस्ट को लेकर घोस्ट मार्केट जाने लगता है। पर हुजी, टोंग और लिंगो भी छुपकर उसके पीछे पीछे आते हैं। फिर भी शुआन नोटिस कर लेता है और इन सबको एक शर्त पर साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर वो लोग चुपचाप उसकी हर बात मानेंगे। फिर सब एग्री हो जाते हैं और शुआन के साथ चलते हुए फाइनली घोस्ट मार्केट पहुंच जाते हैं, जो देखने में काफी डरावना था। लेकिन जैसे जैसे वो लोग उस डरावने एरिया को पार करके आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक ऐसा मार्केट दिखाई देता है जहाँ काफी चहल पहल हो रही थी और हर तरह के मैजिकल वेपन्स बिक्री हो रहे थे। एक जगह कुछ लोग रेड बुल का पाउडर बनाकर उसे आग में पका रहे थे, जिससे एक नशीली दवाई बनती थी। उनसे कुछ दूर पर उन्हें एक वैश्यालय दिखाई देता है, जहाँ पहुंचकर शुआन उन्हें बताता है कि इस जगह हर तरह के इलीगल काम होते हैं और हर गुप्त जानकारी भी यहाँ से मिल सकती है। इसीलिए वो सब अंदर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन अंदर घुसने से पहले उन सबको अपना वेपन बाहर खड़ी लड़कियों के पास जमा करना होता है। उधर मिस शांचा को होश आता है तो वो खुद को एक जगह कैद देखती है और उसके हाथ पैर जंजीरों से बंधे थे। अब ब्रोथेल यानी वैश्यालय के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लड़कियां नाच रही होती हैं। उनमें से एक के चेहरे पर नकाब लगा हुआ था। उनका डांस खत्म होते ही वहाँ के हेड सभी लोगों से कहती है कि जिस किसी को भी मिस पियोनी का चेहरा देखना है और उसके साथ रात गुजारनी है, उसे एक पहेली सॉल्व करनी पड़ेगी। ये कहकर वो एक मुरझाए हुए पौधे को टेबल पर रखवाती है। फिर सबसे कहती है कि जो भी इस मुरझाए हुए पौधे को फिर से खिला देगा, मिस पियोनी उसी के साथ रात गुजारेंगी। ये शर्त सुनकर हुजी कहता है कि कठिन शर्त क्यों रखी गई है, जिस पर शुआन कहता है कि मिस पियोनी के पास दुनिया भर की जानकारी मिल सकती है और उसकी इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल गई। वहाँ मौजूद बहुत सारे लोग शर्त पूरा करने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी कामयाब नहीं हो पाता। तब शुआन उस पौधे को मूनलाइट में रखवाता है, फिर अपनी उंगली से उसके फूल पर कुछ स्पेल डालता है और थोड़ी देर में फूल खिलने लगता है। इस तरह से वो शर्त जीत जाता है और मिस पियोनी उसे अपने रूम में बुलाती है, जहाँ शुआन अपने स्टेज से गायब होने वाले सॉर्सेरर्स के बारे में पूछता है। इधर हुजी बाहर टहलते हुए एक भविष्य बताने वाले के पास पहुंच जाता है और उसे अपनी समस्या के बारे में पूछता है। तब वो उसे 5 मार्बल्स चुनने को कहती है और जैसे ही वो मार्बल्स को चुनकर सर्कल में डालता है, उसे सर्कल के अंदर एक छोटा सा व्हाइट टाइगर दिखाई देता है। इसे देखकर हुजी हैरान रह जाता है और इसी के साथ एपिसोड 8 भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर 4K लाइक करवा देना और अगला पार्ट भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना।